हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बिज क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 जो कि कॉस्ट एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, इसमें बेसिकली जो टॉपिक्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। सो एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और यूनिट 4 के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है? अ प्री डिटर्मिन्ड और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अ परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन और प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज लाइक एक एस्टिमेशन। जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका एक एस्टिमेशन कि हाँ, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आएगी या कितनी लगेगी, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। मीन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट अबाउट, या फिर हम कह सकते हैं एक जो प्रोडक्ट या सर्विस को ऑफर करने में आ रहा है, और एक तरीके से जैसे आपने एस्टिमेशन किया तो इट बिकम्स व्हाट, अ बेंचमार्क कॉस्ट। और उसी को फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो और अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक एग्जाम्पल में कि प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट नॉर्मली कॉस्ट ₹50, उसमें सारा 30 रुपीज का मटेरियल है, लेबर और ओवरहेड दिया हुआ है, देन 50 रुपीज इज व्हाट, द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। जनरली देखा जाता है कि एक यूनिट को बनाने में 50 रुपए का कॉस्ट आता है, तो 50 रुपए का जो कॉस्ट है दैट बिकम स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो एक तरीके का एस्टिमेशन हो कि हाँ, इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना 50 रुपीज का कॉस्ट या यही कॉस्ट आएगी। एंड कॉस्टिंग क्या हो जाएगी? ING है, ऑब्वियसली इट बिकम अ प्रोसेस और द टेक्निक ऑफ असाइनिंग या फिर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कॉस्ट इज क्या है? क्या है? एक वैल्यू जो हम डिटरमिन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कि हाँ, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना लग रहा है। एंड कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट द प्रोसेस थ्रू विच दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज बीइंग एस्टिमेटेड और फोरकास्टेड बाय द कंपनी। एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? लाइक द फर्स्ट वन इज कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कॉस्ट कंट्रोल का। जब आप एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो आपको वेरिएंस का पता चलता है। वेरिएंस यानी कि क्या ज्यादा है और क्या ज्यादा खर्च हो गया और क्यों हो गया। फिर मैनेजमेंट क्या करता है? टाइमली करेक्टिव एक्शन लेता है उसको सही करने का। So the first one is cost control. Second one is improved efficiency. जब टीम को एक क्लियर कॉस्ट टारगेट मिल जाता है कि हाँ, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा फोकस और इफिशिएंटली काम करती है। हर डिपार्टमेंट अपना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कोशिश करता है। बजटिंग एट स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करके बजट बनाती है, बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हर आइटम का फिक्स्ड कॉस्ट एस्टिमेट ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। क्योंकि हर प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स्ड कॉस्ट जो आ रहा है उसका तो एस्टिमेशन ऑलरेडी पता होता है कि हाँ, ये कॉस्ट, भाई आपने जो मशीन लगाया है, आपने जो लेबर अपॉइंट करे हैं, तो ये सारा कुछ तो एक तरीके से क्या है, फिक्स्ड हो ही रहा है। अब आपका जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा उस हिसाब से आगे का डिटर्मिनेशन होगा या फिर आगे की कॉस्टिंग डिटर्मिन करेगी। सो बजटिंग एड में भी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर द कंपनी, सो इट इज लाइक एन एड फॉर द कंपनी। वेरिएंस एनालिसिस, जैसा कि बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है समटाइम्स, या इट मे बी कि जब प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोडक्ट को तो कुछ और कॉस्ट इनकर हो गया, मीन्स हो सकता है कि ज्यादा कॉस्ट इनकर हो गई, तो दैट ज्यादा कॉस्ट इज लाइक एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस क्या करता है? आपको पता चलता है कि ये डिफरेंस आ रहा है जो एक्चुअल और एस्टिमेटेड के बीच में, तो आपको पता भी चलेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे, लाइक मटेरियल यूसेज में ज्यादा खर्च हो गया, लेबर कॉस्ट में ज्यादा हो गया, या ओवरहेड चार्जेस में हो गया। सो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और करेक्टिव एक्शन लेने में आसानी हो जाती है। डिसीजन सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट इज लाइक स्टैंडर्ड कॉस्ट डेटा जो हेल्प करता है कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, जैसे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा, या किसी एक्टिविटी का आउटसोर्स करनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सारा कुछ आपको इसके हेल्प से मिलता है। टाइम सेविंग अकाउंटिंग काफी फास्ट हो जाती है बिकॉज स्टैंडर्ड रेट्स फिक्स होते हैं, हर बार नए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। So these are basically the advantages of standard costing. There are certain limitations of standard costing, and what are they? The first one is time consuming to set up. मीन्स स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम सेटअप करना, मीन्स आगे जैसे टाइम सेविंग की बात करी है, टाइम सेविंग कब हो जाता है? जब आपका सिस्टम बन जाता है, लेकिन इनिशियली जब आप उस सिस्टम को डेवलप करते हो तो वहां पे आपको टाइम ज्यादा लगता है
हर आइटम के लिए डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, रेगुलर अपडेट चाहिए होता है सो दैट कि एक स्टैंडर्ड को आप फिक्स कर सके। सेकेंड वन इज लेस इफेक्टिव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर बिजनेस का इन्वायरमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल या वेजेस बार बार चेंज हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। कई बार एम्प्लॉय को लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है स्टैंडर्ड अचीव करने का, जिससे उनका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है और कहीं ना कहीं उनके आउटपुट में या उनकी प्रोडक्टिविटी में, उनके परफॉर्मेंस में ये असर दिखता है। सो एम्प्लॉय बेसिकली क्या करते हैं, इसको रजिस्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। सही वेरिएंसेस का मतलब समझना इजी नहीं होता। कभी कभी रीजन कॉम्प्लेक्स भी होता है, जिसे एनालाइज करने में टाइम भी लगता है। हाई मेंटेनेंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम को अपडेट करते रहना पड़ता है। नया डाटा कलेक्ट करना, रिवाइज करना और मॉनिटर करना, जिसमें टाइम और पैसा दोनों लगता है। सो दीज आर बेसिकली द लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो इनका एप्लीकेशन होता है लाइक मैन्युफैक्चरिंग में, बिकॉज फैक्ट्री ऑपरेशंस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज होता है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड के एक्चुअल और स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए। बजटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करके आप अपना एक्यूरेट बजट प्रिपेयर कर सकते हो, चाहे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या किसी नए मशीन का प्लान कर रहे हो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। डिपार्टमेंट के स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करके आप समझ सकते हो कि कौन सा यूनिट इफिशिएंट है और कौन सा अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है, अंडर परफॉर्मेंस वाला यूनिट है। प्राइसिंग डिसीजन इज लाइक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन के साथ। मीन्स कहीं ना कहीं प्राइसिंग डिसीजन आप सेट अप कर पाते हो कि कितना हम अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में ऑफर करेंगे तो किस प्राइस पे रखें, और साथ ही साथ मार्जिन के बारे में भी सोच पाओगे कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हम रखें इस प्रोडक्ट के प्राइस में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज लाइक इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू करना इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए इजी और क्विक हो जाता है। So these are basically the applications of standard costing. Material variance. Material variance कहने का मतलब ओवरऑल कॉस्ट का डिफरेंस, टोटल मटेरियल कॉस्ट का एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड। सो ये है मटेरियल वेरिएंस कहने का मतलब कि जो मटेरियल को आपने मीन्स एस्टिमेट किया था और जो डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ एक्चुअल प्रोडक्शन में, सो दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है मटेरियल वेरिएंस। इट हेल्प्स मैनेजमेंट अंडरस्टैंड वेदर द कंपनी इज स्पेंडिंग मोर और लेस ऑन मटेरियल। अब जैसे वो वेरिएंस अगर आया तो समझ में आया कि जो हम सोच रहे हैं और जो एक्चुअल में आ रहा है वो ज्यादा है या कम है, तो अकॉर्डिंगली द कंपनी जस्ट डेवलप दिस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग। फिर टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ओवरऑल कॉस्ट डिफरेंस, और ये मेजर करता है कि प्राइस चेंज का इफेक्ट क्या पड़ा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ओवरऑल कॉस्ट का डिफरेंस, ओवरऑल कॉस्ट का डिफरेंस टोटल मटेरियल कॉस्ट का एक्चुअल वर्सेस एक्सपेक्टेड कंपैरिजन यहाँ पे करा, और उसी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, दोनों का यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिफरेंस देख लिया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की अगर हम बात करें तो ये होता है, ये मेजर करता है कि प्राइस चेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो उसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूसेज वेरिएंस की अगर हम बात करें तो ये बताता है कि मटेरियल का ज़्यादा कम यूज हुआ है कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेशन। मीन्स हम यहाँ पे वेरिएंस निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ यूसेज। जैसे सबसे पहले वाले में क्या था, कॉस्ट में हम डिफरेंस देख रहे हैं, सेकेंड वाले मटेरियल के प्राइस में हम वेरिएंस देख रहे हैं, थर्ड में हम उनके यूसेज में डिफरेंस देख रहे हैं या फिर वेरिएंस देख रहे हैं। फिर मटेरियल मिक्स की अगर हम बात करें तो जब मल्टीपल रॉ मटेरियल्स का मिक्स यूज होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में आटा भी लग रहा है, शुगर भी लग रहा है, मिल्क भी लग रहा है, तो इस मिक्स को चेंज कर देते हो तो उसका कॉस्ट इफेक्ट क्या आता है। मटेरियल मिक्स कहने का मतलब, मान लो कि आपने एक मटेरियल को दूसरे के साथ मिक्स करके उसमें चेंज लाने की कोशिश करी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज लाइक
कितना आउटपुट मिला है गिवन क्वांटिटी से उसका डिफरेंस। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है कि एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वेरिएंस। क्वेश्चन एक है उसी पे बेस्ड कि आप सारे फॉर्मूला को यूज कर लिए, जैसा कि मैंने पहले किया है कि देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको सारे फॉर्मूलाज रिमेम्बर करने ही पड़ेंगे। सो क्वेश्चन है लाइक स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है 500 kg, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। तो आप ये टेबल में जितनी भी फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं आप उनको यूज करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो जो हमने कैलकुलेट किया, मैं एक एक करके, जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल। आप देखो कि चारों की वैल्यू दी हुई है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस में वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ पे जो वेरिएंस आया है दैट इज एडवर्स, दैट इज नॉट फेवरेबल, यानी कि नेगेटिव वैल्यू चली गई है। प्राइस में भी उसी तरीके से देखा गया है कि 1100 का नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये जो वेरिएंस है ये नेगेटिव है, ये अनफेवरेबल है, एडवर्स है। नेक्स्ट में मटेरियल यूसेज वेरिएंस में देखा गया कि 500 रुपीज, ये भी माइनस में, यानी यहाँ पर भी क्या है, जो वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है। सो इंटरप्रेट किया जा सकता है कि टोटल कॉस्ट इज 1600 इज हायर देन एक्सपेक्टेड। यस, आपने जो सोचा था उससे ज्यादा कॉस्ट आई है तभी वो एडवर्स आया है। 1100 रुपीज इज ड्यू टू हायर परचेज प्राइस, प्राइस की वजह से ये भी नेगेटिव वैल्यू हो गई है, अनफेवरेबल वैल्यू हो गई है। एंड रुपीज 500 इज ड्यू टू एक्स्ट्रा मटेरियल यूसेज, जो आपने करा है 500 के अगेंस्ट में ये 550 जो लिखी हुई है वैल्यू, ये यही बता रहा है लाइक 500 और 550, क्योंकि आपने ज्यादा एक्चुअल क्वांटिटी यूज करी है तो उसके अगेंस्ट में क्या है 500 रुपीज का ये डिफरेंस आ गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये भी एडवर्स वेरिएंस रहा है फॉर यूजिंग एक्स्ट्रा मटेरियल यूज। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल यूज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आइडेंटिफाई कॉस्ट सेविंग और ओवर स्पेंडिंग एरियाज। लाइक जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर करते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि कहाँ पर ज्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ पर पैसा हमारा बच रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस से ज्यादा दिया जाए तो मटेरियल ज्यादा वेस्ट, अगर प्राइस ज्यादा कर दिया जाए तो मटेरियल ज्यादा वेस्ट हो सकता है, और उसकी वजह से क्या है आपका ओवर स्पेंडिंग हो सकता है, आपका मटेरियल भी वेस्ट हो सकता है। द सेकेंड वन इज हेल्प इम्प्रूव परचेजिंग इफिशियंसी। जैसे मटेरियल अगर वेस्ट हो रहा है तो आप उसको आइडेंटिफाई करके आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अपनी परचेजिंग इफिशियंसी। यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड इन्वेंट्री प्लानिंग, जैसा कि पहले भी बताया कि वेरिएंस क्या करता है, एक तरीके से कंट्रोल करने की का डिसीजन देता है मैनेजर्स को और कंपनी को। वेरिएंस आने का मतलब ही है डिफरेंस। सो अगर एडवर्स आया है तो आप वहां पे कंट्रोल करके आप उस हिसाब से प्लान करो, अगर फेवरेबल रहा है तो दैट शुड बी कंटिन्यूड। असिस्ट इन इवेल्युएटिंग सप्लायर परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन वेस्ट। हम यहाँ पर जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमने क्योंकि मटेरियल ज्यादा यूज कर लिया था उसकी वजह से क्या आया, नेगेटिव वैल्यू आ गई, मीन्स एडवर्स वो वेरिएंस आ गया था। सो दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मटेरियल वेरिएंस एनालिसिस। नेक्स्ट है ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ओवरहेड क्या है, एक तरीके से द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि इनकर होता है पूरी की पूरी वो आपकी ऑफिस एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। सो ओवरहेड वेरिएंस क्या होगा, रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, यानी कि हमने स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस ओवरहेड के कॉन्टेक्स्ट में जब देखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग ओवरहेड, यानी खर्चों के मामले में जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी और जो एक्चुअल कॉस्ट होगी उसके डिफरेंस को देखा जा रहा है, ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड इज डिवाइडेड इनटू टू, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल होगा जो चेंज होगा एक्टिविटी लेवल जैसे जैसे चेंज होगी, और फिक्स्ड विल बी रिमेन कांस्टेंट उस रेंज के पर्टिकुलर रेंज के अंदर। अब हम वेरिएबल ओवरहेड की बात करते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या होता है, इसके भी अलग अलग तरीके के ओवरहेड्स होते हैं, लाइक वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे तीन कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, कॉस्ट, एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। अगर हम कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वही है स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल
ओवरहेड एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर मींस हम यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट्स। सो ये अलग अलग तीनों तरीके के फॉर्मूले हैं। और ओवरहेड को यहाँ पे हमने कॉस्ट, जो ओवरहेड वेरिएंस की बात करते हैं तो कॉस्ट वेरिएंस देखते हैं, एक्सपेंडिचर वेरिएंस देखते हैं और इफिशियंसी वेरिएंस देखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस क्या होता है, इसी में जैसे कि ये वेरिएबल था उसी तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर है, वॉल्यूम है एंड इफिशियंसी है एंड कैपेसिटी है। तो सबके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। यू जस्ट चेक आउट ऑल दिस फॉर्मूलाज एंड ट्राई टू रिकॉल सो दैट कि एज पर द गिवन मीन्स इफ यू आर गेटिंग अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड किसी भी तरीके का अगर फॉर्मूला को यूज करना हो तो इफ यू आर इन अ स्टेट ऑफ रिकॉलिंग द फॉर दीज फॉर्मूलाज तो यू जस्ट सिंपली यूज एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल और द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दैट विल कम इन योर एग्जाम्स। यहाँ पर दिया हुआ भी है स्टैंडर्ड आउटपुट, सबकी वैल्यू अलग अलग दी हुई है। अब आप एक एक करके कैलकुलेट कर लीजिए कि कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वेरिएबल और फिक्स दोनों का फॉर्मूला दिया हुआ था। जस्ट पुट द वैल्यूज इन द गिवन क्वेश्चन एंड यू कैन इजिली गेट द वैल्यू। यहाँ पर बस समझने वाली बात यह है कि आप देखो कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जैसे 8000 माइनस 9000 मीन्स 1000, दैट इज नेगेटिव वैल्यू मीन्स द वेरिएंस इज एडवर्स। एंड द सेकंड में भी हम देख रहे हैं कि 500 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज आल्सो एडवर्स, दैट इज नॉट फेवरेबल, यानी कि वेरिएंस जो डिफरेंस है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा आ गया। इंपॉर्टेंस क्या है ओवरहेड वेरिएंस का, लाइक कॉस्ट कंट्रोल, आपको पता चल पाता है कि कहाँ इनडायरेक्ट कॉस्ट में ज्यादा खर्च हो रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको चेकआउट करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। ऑपरेशनल इफिशियंसी कहने का मतलब कि आपके जो रिसोर्सेस हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज हुए हैं या कितना इफेक्टिवली काम किए हैं, यू जस्ट गेट टू नो। प्रोडक्टिविटी इनसाइट्स कहने का मतलब इफिशियंसी वेरिएंसेस रिवील्स दैट, जैसे इफिशियंसी वाला हम लोगों ने देखा था वेरिएबल में। सो वहां पर अगर वेरिएंस जैसा है, ज्यादा है या कम है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन चेक आउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर लेबर एज वेल एज द मशीन दैट यू आर यूजिंग फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्टिविटी इनसाइट इज लाइक कि with this analysis we just check out the difference between the standard or the actual one. But budget management ki as per that means whatever the difference you can easily check out what uh, the difference, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बेटर एस्टिमेशन कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो ओवरहेड्स को कि जो ये डिफरेंस आ रहा है ये आगे चल के ना आए। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ओवरहेड वेरिएंस। नेक्स्ट है सेल्स वेरिएंस। सेल्स वेरिएंस क्या होगा कि इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू एंड बजटेड सेल्स रेवेन्यू and it shows how much of sales performance is due to price changes, volume changes और product mix changes. So सबका फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है। सेल्स अगर हम वेरिएंस की बात करते हैं तो वैल्यू में किया जा रहा है, प्राइस में किया जा रहा है, वॉल्यूम में किया जा रहा है, सेल्स मिक्स में किया जा रहा है एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में किया जा रहा है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वेरिएंस एंड उनके अलग अलग फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। अगेन है आपको फॉर्मूला याद करना है और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक सेल्स मिक्स वेरिएंस यहाँ पे थोड़ा सा है कि समझने की बात कि मिक्स के चेंज से क्या इम्पैक्ट बनता है। मिक्स कहने का मतलब कि आपने दो प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया और उसके बाद उसकी सेलिंग कर रहे हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, इफेक्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी डेविएशन एंड स्टैंडर्ड मिक्स, कि आप जब क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो टोटल क्वांटिटी का डेविएशन बताता है एट स्टैंडर्ड मिक्स। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वेरिएंस। यहाँ पे भी वैल्यूज दी हुई हैं बजटेड सेल्स की, एक्चुअल सेल्स की और यूनिट प्राइस भी दिया हुआ है। तो आप सेल्स वॉल्यूम, वैल्यू, प्राइस जितने भी तरीके के हैं, you just get this PPT by going through my Telegram channel and WhatsApp channel, the link given in the description box. From there you can you just get all these numerical problem, try to solve on your own, बिकॉज आप खुद से देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखने में तो इट सीम्स लाइक वेरी इजी, लेकिन हो सकता है कि आप फॉर्मूला ना अप्लाई कर पा रहे हो, तो इसको इट बेसिकली रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस कि आप फॉर्मूला को याद करिए और प्रैक्टिस करिए। सो यू विल गेट ऑल दीज न्यूमेरिकल और द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दोज टू सोर्सेस।
and the description of the link is given in the description box. Sales margin variance is like it focuses on profit margin rather than sales value. It is the difference between the actual margin earned and the budgeted margin. Simply यहाँ पे margin को हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब हम सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं प्रोडक्ट का, तो वहां पे उसके साथ कुछ मार्जिन भी हम फिक्स करते हैं. सो वहां पे जो आपने फिक्स किया था, एक्सपेक्ट किया था या एस्टिमेट किया था, और एक्चुअल मार्जिन आपने कितना अर्न किया है, सो उन दोनों का डिफरेंस बताता है सेल्स मार्जिन वेरिएंस. और ये हेल्प करता है इन असेसिंग कि हाउ चेंज इन सेल्स एंड कॉस्ट अफेक्ट. अगर हम किसी भी तरीके का सेल्स में या कॉस्ट में चेंज लाते हैं तो प्रॉफिट एस्पेक्ट पे क्या फर्क पड़ता है. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मार्जिन वेरिएंस. सबके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. वही टोटल सेल्स मार्जिन इज लाइक एक्चुअल मार्जिन माइनस बजटेड मार्जिन. सेल्स मार्जिन प्राइस के हम यहाँ पे प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, वॉल्यूम मीन्स क्वांटिटी के टर्म में देखेंगे, मिक्स मतलब हम अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिक्स में चेंज देखेंगे, एंड क्वांटिटी ऑब्वियसली क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे. सो दीज आर the different types of last one is the sales margin quantity variance is effect due to quantity change at standard mix. So these are the different types of sales margin variance. इस पे भी बेस्ड मैंने कोशिश करी है कि हर एक जो कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो. सो इस पे भी बेस्ड आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. द वैल्यूज आर गिवन and you have to apply the formulas and accordingly you will get the answer of each one of the variance. अब लाइक यहाँ पे समझने वाली बात है कि टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस की जो वैल्यू आ रही है निकल के, आप देख रहे हो कि 760 आ रहा है. 760 इज व्हाट अ फेवरेबल वैल्यू. व्हाई? बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. द सेकेंड वन इज यू आर सीइंग दैट 360 रुपीज, दैट इज अ पॉजिटिव वैल्यू. मीन्स ये जो डिफरेंस है ये सही आया है और कंपनी ने एक्चुअली कम किया है, एस्टिमेशन उनका ज्यादा था एक तरीके से, सो फेवरेबल है. सेल्स मार्जिन वैल्यूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू, इट मीन्स की ये भी फेवरेबल है. सो टोटल अगर हम अलग अलग तरीके के वेरिएंस को देखेंगे तो बाई सीइंग द आंसर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव वी कैन चेक आउट कि जो ये डिफरेंस आ रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. नेक्स्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंस क्या होता है. हम इसके थ्रू प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं कि कितना हम मार्जिन रखें या ना रखें. अगर सेल हो रही है तो आप मार्जिन रख सकते हो, अगर सेल नहीं हो रही है तो आप उसको एक्चुअल कॉस्ट पे भी, जो आपकी कॉस्ट आई है उस पे भी सेल आउट कर सकते हो. आपको जरूरत नहीं है मार्जिन, क्योंकि वहां से अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव आपका होगा कि हम कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अगर सेल्स बहुत अच्छी हो रही है और आपका प्रॉफिट भी अर्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाओगे. किसकी परफॉर्मेंस का? कि सपोज कि सेल्स पर्सन ही है, उन्होंने जो एस्टिमेट आपने दिया था, उनको टारगेट दिया था, उसके अगेंस्ट में दे आर डूइंग गुड. तो कहीं ना कहीं अब जैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हम प्राइसिंग के साथ भी कर सकते हैं कि प्राइसिंग जैसी थी, सेल्स टीम ने क्या अपना टारगेट अचीव किया या नहीं किया. वही बात है कि हाउ इफेक्टिवली योर सेल्स टीम आर परफॉर्मिंग इन ऑर्डर टू अचीव द गिवन टारगेट, उससे भी समझ में आ जाएगा. अगर डिफरेंस फेवरेबल है इट मीन्स कि दे हैव डन या दे हैव शोन गुड परफॉर्मेंस. और अगर वेरिएंस है एडवर्स आ रहा है, डिफरेंस एडवर्स आ रहा है, तो वहां पे आपको करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है. प्रोडक्ट मिक्स इनसाइट सिंपली कहने का मतलब कि इसके हेल्प से आप ये देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं. ऑब्वियसली सेल्स मार्जिन और सेल्स अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट में, मीन्स एडवर्स आ रहा है, तो वो हो सकता है प्रॉफिटेबल नहीं हो, और जिसमें फेवरेबल आ रहा है मीन्स दोज प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, अगर ये मार्जिन और वेरिएंस की अगर हम बात करें ये लेसर है या फिर फेवरेबल है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो आपने जो एस्टिमेट किया था, आपने जो फोरकास्ट किया था वो एक्यूरेट है. हेलो स्टूडेंट, आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ. अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं. उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए.